ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ग्राफ हम डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में हो सकता है। किसी भी ग्राफ को समझने के लिए हमें स्लोप को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक स्लोप समझ में नहीं आएगा हम ग्राफ नहीं समझ सकते। ठीक है, तो टॉपिक तो है ग्राफ का, लेकिन हम इस ग्राफ में पहले समझते हैं कि स्लोप का मतलब क्या होता है। अब स्लोप भी पहले हम स्ट्रेट लाइन का समझेंगे, फिर किसी कर्व का समझेंगे। तो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन जब हम बनाते हैं तो हम वाई एक्सिस वर्टिकल लेते हैं, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो एक्सिस हो। और कोई भी स्ट्रेट लाइन जब होगी तो ऑब्वियसली इन एक्सिस को कहीं ना कहीं कट कर रही होगी। तो ये कोई स्ट्रेट लाइन है जिसने इन एक्सिस को यहाँ पे कट किया। स्लोप का मतलब बेसिकली इंक्लिनेशन होता है या ढलान होती है कि कौन सी लाइन कितनी इंक्लाइंड है, उसको हम कहते हैं स्लोप। तो अगर आप किसी पार्टिकल को यहाँ छोड़ दे तो गिर के नीचे आ जाएगा, तो जितनी ज़्यादा ढलान है या कितना ज़्यादा इंक्लिनेशन है वो उसका स्लोप है। अब मैथमेटिकली स्लोप हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगर ये स्ट्रेट लाइन ने यहाँ से थीटा का एंगल बनाया है तो हम कहेंगे कि इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो tan थीटा के बराबर है। ठीक है, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसी है तब भी हम स्लोप ऐसे ही निकालते हैं, ये एंगल लेते हैं और ये एंगल मान लो अल्फा का है, तो हम ये कहेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन बनी है इसका स्लोप जो होगा ये tan अल्फा का होगा। बस दिक्कत ये है कि या तो तुम्हें, क्योंकि एंगल 90 से ज़्यादा है तो तुम्हें एंगल पता होना चाहिए कि कितना है, tan 120 वैल्यू पता होनी चाहिए तो स्लोप निकाल सकते हो। अदरवाइज इस बात को समझो, जब तक ये एंगल हमेशा यहीं से एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है। अगर ये एंगल 90 से कम है तब तक कोई दिक्कत नहीं, tan थीटा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव तो स्लोप पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही एंगल 90 से ज़्यादा होता है tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है और स्लोप भी नेगेटिव हो जाता है। तो इसका एक बेहतर तरीका ये है कि अगर हमें ये एंगल पता है तो क्या हम इस एंगल को निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे 120 होगा तो 180 में से 120 माइनस करके 60 डिग्री आ जाएगा। अगर हम इस एंगल को मान लो कहते हैं ये एंगल फाई का है, तो आप इसी स्लोप को लिख सकते हो -tan फाई। अब ये क्योंकि 90 से कम है तो फाई निकालना आपको पता है आसान है, और माइनस लगा देने से हमारा हमारा जो माइनस ये रिजल्ट देता वो हमको मिल जाता। तो ये याद रखो कि स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है। जब तक ये एंगल 90 से कम है इसका स्लोप पॉजिटिव है, जब तक ये एंगल 90 से ज्यादा हो जाता है तो स्लोप नेगेटिव होता है। ठीक है, कोई भी लाइन जो नीचे की तरफ गिर रही है उसका स्लोप नेगेटिव होता है, और जो लाइन ऊपर की तरफ चढ़ रही है उसका स्लोप पॉजिटिव होता है। ऐसे भी याद रख सकते हो, या एंगल देख के 90 से कम है तो पॉजिटिव स्लोप, 90 से ज्यादा है तो नेगेटिव स्लोप। ठीक है, अब इसमें कुछ केसेस आते हैं। अगर कोई भी लाइन हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाई, ये जो लाइन बनी है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो बेसिकली हम स्लोप निकालने के लिए ये पता करते हैं जो लाइन है उसने एक्स एक्सिस में कितना एंगल बनाया, और अगर ये लाइन पैरेलल है तो दो लाइन जब पैरेलल होती हैं तो उनके बीच का एंगल जीरो कहा जाता है। और जब इनके बीच का एंगल जीरो कहा जाता है तो tan जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो हम कह सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू tan 0 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको एक्स एक्सिस की मिलेंगी इसका स्लोप जीरो कहा जाएगा। कहा जाना भी चाहिए क्योंकि ये लाइन इंक्लाइंड है ही नहीं, ये तो सीधे हॉरिजॉन्टल चली जा रही है। इंक्लाइंड तो तब होती जब थोड़ी ऊपर होती, इसका कोई इंक्लिनेशन नहीं है, इसका स्लोप जीरो होगा। ठीक है, वहीं अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो ये जो लाइन बनी है इसने एक्स एक्सिस से 90 डिग्री के एंगल बनाए। तो जब स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप हो जाएगा tan ऑफ 90 डिग्रीज, और tan ऑफ 90 डिग्रीज इनफाइनाइट होता है। तो इस लाइन का स्लोप इनफाइनाइटली लार्ज है क्योंकि लाइन सीधी ऊपर चली गई है, इनफाइनाइट इंक्लिनेशन है, और इस लाइन का जो स्लोप होता है वो जीरो होता है। ठीक है, ये हो गए दो स्पेशल केसेस अगर कोई लाइन एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल।
अगर एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो जैसे मैंने बताया कि आप उस तरह से स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जिस लाइन का स्लोप निकालने को कहा जाए वो लाइन जो है वो सिर्फ इतनी बना के दे दी जाए, कहा जाए इस लाइन का स्लोप निकालो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस लाइन का स्लोप कैसे निकालना है। आप ये समझें कि अगर हम इस लाइन को आगे की तरफ खींच देते तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम रहता है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप बदलता जाता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर पॉइंट पे आपको सेम मिलेगा। तो अगर हमें इतने पार्ट का स्लोप निकालने को कहेगा तब हम इसको नीचे खींच देंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो आप ये कह सकते हो कि इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है tan थीटा के बराबर, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर ये लाइन थी तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें। हॉरिजॉन्टल से ये जितना एंगल बनाएगा थीटा है तो उसका स्लोप tan थीटा ही कहा जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा रूल है कि अगर हम उसका लाइन का एंगल निकाल लेते हैं हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर लाइन इस तरीके की होती और पूछता स्लोप निकालो तो क्या करते? तो सबसे पहली बात तो हम ये समझते हैं कि इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो क्या कहोगे? नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये लाइन नीचे की तरफ गिर रही है। जो गिर रहा है वो नेगेटिव है, जो राइज कर रहा है वो पॉजिटिव। और इसका स्लोप निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको पीछे की तरफ खींच सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी चेंज नहीं होता है। भले इतनी लाइन दी, इसको पीछे की तरफ खींच देंगे और हम ये पूरा एंगल निकालते तो स्लोप निकल जाता। लेकिन क्या मैंने तरीका बताया कि छोटे एंगल से भी स्लोप निकल जाता है। और अगर मान लो ये एंगल 30 डिग्री है तो इसका स्लोप हम कितना लिख सकते हैं? स्लोप इज इक्वल टू माइनस साइन लगाएंगे और लिख देंगे माइनस ऑफ tan 30 डिग्री, ठीक है। इस तरह से स्लोप निकाला जाता है। स्लोप कितना है ये हमने पता कर लिया कि भाई स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप अब हमें ये पता करना है कि किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप कम, ठीक है। तो अगर कुछ लाइंस हमको दी हैं, y एक्सिस और x एक्सिस अगर हमको दी है और इसमें कुछ लाइंस हमको दी है, मान लो ये कुछ लाइंस दी, एक लाइन, दूसरी लाइन, ठीक है। तो ये सब ऊपर की तरफ राइज कर रही हैं तो इनके स्लोप पॉजिटिव है। जब भी हमें पता करना होता है कि किस लाइन का स्लोप ज्यादा है या कम है तो हमें सिर्फ उसकी वैल्यू पर कॉन्सेंट्रेट करना है। मतलब हम इस केस में क्योंकि पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पहले ये केस बताता हूँ, दूसरे केस में आते हैं। जैसे ये एंगल कम है, ये एंगल उससे बढ़ गया, ये एंगल उससे बढ़ गया। जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाता है उसका इंक्लिनेशन भी बढ़ता जाता है, और इंक्लिनेशन अगर बढ़ता जाता है तो हम कहेंगे जो स्लोप है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ये स्लोप जो है, ये स्लोप ऊपर जाते समय क्या होता जा रहा है? स्लोप इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे इंक्लिनेशन बढ़ता जाएगा स्लोप बढ़ता जाएगा। वहीं अगर हम यहाँ पे इधर की 3 लाइन लेते हैं, मान लो एक लाइन ये तो बनाई, ये दूसरी बनाई, ये तीसरी बनाई, ठीक है। ये 4th लाइन है, ये 5th है और ये 6th। ये बात तो क्लियर है कि ये सारे स्लोप पॉजिटिव रहे थे क्योंकि इन सब लाइन राइज कर रही थी। ये फॉल, राइज या फॉल हम हमेशा लेफ्ट से राइट जाते समय देखेंगे। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो ये गिर रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो ये राइज कर रहे हैं। तो ये सब पॉजिटिव है और ये सब नेगेटिव है। तो इन तीनों लाइन के जो स्लोप थे, ये तीनों लाइन के स्लोप कैसे थे? पॉजिटिव थे। और इन तीनों लाइन के स्लोप कैसे हैं? नेगेटिव, ठीक है। अब पता करना ज्यादा है या कम है। ऐसे तो आप ये कहोगे कि -3 और -5 में -3 बड़ा है, तो आप अगर उस डेफिनेशन से जाते तो ये होता कि जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा है उसमें की नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी तो वो कम हो जाना चाहिए। बट बेसिकली जब मैं ज्यादा और कम की बात कर रहा हूँ तो नेगेटिव साइन को हटा देना है। सिर्फ ये समझना है कि किसके पास वैल्यू ज्यादा है। मतलब -3 और -5 को कंपेयर करना तो माइनस को हटा देना है, 3 और 5 को कंपेयर करना है। और अगर ऐसा है तो सिंपल यहाँ पर भी यही चीज रह जाएगी कि जैसे जैसे आप इंक्लिनेशन बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ से इंक्लिनेशन बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका स्लोप क्या होता जा रहा है? स्लोप इंक्रीज करता जा रहा है। तो आप ये समझें कि जो लाइन जितनी ज्यादा वर्टिकल रहेगी, जो लाइन जितनी ज्यादा वर्टिकल की तरफ घूमती जाएगी उसका स्लोप उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे लाइन वर्टिकल होती जा रही है स्लोप बढ़ता जा रहा है, इधर वर्टिकल स्लोप बढ़ता जा रहा है। स्लोप कितना है वो आप एंगल पता होगा, इधर से तो +tan थीटा, इधर से तो -tan थीटा से स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है। ये स्लोप निकालने का तरीका हो गया किसी भी स्ट्रेट लाइन का। अब स्लोप अगर हमने निकाल लिया है
स्ट्रेट लाइन का। तो एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं, मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये एक लाइन बना दी, ये दूसरी लाइन बना दी, ये तीसरी लाइन बना दी। तीन अलग अलग लाइंस हैं और तीनों के कुछ अलग अलग स्लोप्स होंगे। मान लो ये पॉइंट दिया हुआ है 2 का, ये पॉइंट दिया हुआ है 5 का, और ये पॉइंट दिया हुआ है 7 का। ये पॉइंट जो दिया हुआ है ये दिया है 4 का। ठीक है, तो यहाँ पे तीन अलग अलग लाइंस हैं, तीनों के स्लोप निकालने हैं। इस लाइन को हम लाइन 1 कहते हैं, इस लाइन को लाइन 2 कहते हैं, इस लाइन को लाइन 3 कहते हैं। ठीक है, जो लाइन हॉरिजॉन्टल होती है उसका स्लोप तो 0 ही होता है, तो आप सीधे सीधे क्या कह सकते हो कि जो लाइन 2 है इसका स्लोप कितना है, 0 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल। लाइन 1 का स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? लाइन 1 का स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ राइज कर रही है। और लाइन 3 का स्लोप नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि ये लाइन नीचे की तरफ गिर रही है। ठीक है, कितना है? अगर आप सिर्फ इस सिंगल लाइन को देखते हैं तो सिंगल लाइन का स्लोप निकालने का तरीका होता है कि अगर हमको ये tan थीटा पता चल जाए तो स्लोप निकल जाता है। तो लाइन 1 का स्लोप हम कह सकते हैं tan ऑफ थीटा, tan थीटा से निकल जाएगा। और क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें? इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम tan थीटा की वैल्यू लिखते हैं तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितनी लेंथ का है? 4। बेस कितनी लेंथ का है? 2। 4/2 इज इक्वल टू 2। इसका स्लोप आ गया, तो हम कहेंगे इसका स्लोप 2। इस लाइन का स्लोप निकालना है। एंगल हमको यहां से चाहिए होता है, बट मैंने आपको बताया अगर छोटा एंगल भी निकालते हो तो ले सकते हो, स्लोप को नेगेटिव लिखना होगा। तो स्लोप को हम लिखेंगे, मान लो ये एंगल है थीटा डैश, तो क्या हम इस लाइन के स्लोप को लिख सकते हैं कितना? माइनस ऑफ tan थीटा डैश। माइनस क्यों लगाया गया है? क्योंकि इधर से जब एंगल लेते हैं तो उसको नेगेटिव लिखते हैं। अब आप ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करें। इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा डैश परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितनी लेंथ का है? 4 की लेंथ का है, ये 4 दिया हुआ है, 4 की लेंथ का है। बेस कितनी लेंथ का है? 5 और 7 की जो 2 है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4/2, मतलब -2। ठीक है, तो इसका स्लोप +2 है, इसका स्लोप -2 है, इसका स्लोप 0 है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हमें स्लोप निकालना है किसी कर्व का, तो कर्व का स्लोप कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। कर्व जब हम बनाते हैं तो कर्व जो होता है ये इस तरीके का मान लो। ठीक है, तो कर्व में आप स्लोप को ऐसे भी समझ सकते हो, जब हम किसी स्ट्रेट लाइन के स्लोप की बात कर रहे थे, ठीक है, तो ये कर्व है, ये एक्स है, वाई एक्सिस है। वही अगर हम स्ट्रेट लाइन के स्लोप की बात कर रहे थे तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता था? स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाती थी। आप स्लोप को ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर तुम इस स्ट्रेट लाइन पे चलते हुए जा रहे हो तो आपको हमेशा इसका इंक्लिनेशन बराबर फील होगा, क्योंकि ये फिक्स एंगल पर लाइन चलती जा रही है। और अगर इंक्लिनेशन बराबर फील होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह पर कितना है? tan थीटा। लेकिन अगर आप इस कर्व में चलते हुए जाएंगे तो यह आपको इंक्लिनेशन लगातार बदलता हुआ दिखेगा। आपको फील होगा कि इंक्लिनेशन बदलता जा रहा है, तो स्लोप बदलता जा रहा है। तो हमें अगर किसी भी जगह का स्लोप निकालना है, मान लो यहाँ का स्लोप निकालना है, तो यहां से हम क्या करते हैं? एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। अब टेंजेंट ड्रॉ करने से क्या फायदा होता है या टेंजेंट ड्रॉ करने का क्या रीजन है? अगर आप कर्व के इस पॉइंट पर खड़े हैं, तो आप कर्व के इस पॉइंट पे खड़े हैं, तो क्या वो पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन का भी एक पार्ट कहा जा सकता है? तो आप ये कह सकते हैं कि चाहे आप कर्व के इस पॉइंट पे खड़े होते या स्ट्रेट लाइन के इस पॉइंट पे खड़े होते, आपको बराबर इंक्लिनेशन फील होता। मतलब ये एंगल अगर थीटा का है तो इस जगह का, हर जगह का बदल रहा है, इस जगह का जो स्लोप होगा वो स्लोप tan थीटा के बराबर होगा। ठीक है, आप कहीं और खड़े होते तो ऑब्वियसली इंक्लिनेशन अलग फील होता। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर खड़े होते, तो यहां पर खड़े अगर होते तो ऑब्वियसली इंक्लिनेशन अलग फील होता। यहां पर हम कोई स्ट्रेट लाइन अगर होती, ये मान लो स्ट्रेट लाइन होती, और ये स्ट्रेट लाइन अगर इस तरह से चली जाती, तो हम ये कह सकते हैं इस जगह का स्लोप उतना ही फील होगा कर्व का या स्ट्रेट लाइन का। और अगर ये एंगल थीटा डैश है तो इस जगह का स्लोप क्या लिख सकते हैं? tan थीटा डैश।
मतलब स्लोप निकालने का तरीका क्या है, आपको कर्व के जिस भी पॉइंट का स्लोप निकालना है उस जगह पर क्या बना देना है, एक टेंजेंट बना देनी है, और जो टेंजेंट आप बनाएंगे उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा कर्व के उस पॉइंट का भी वही स्लोप कहा जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व एट दैट पॉइंट। क्लियर है? तो इस तरीके से हम स्लोप निकाल सकते हैं। अब आती है बात कि क्या कर्व का स्लोप फिक्स है? नहीं, आप देख सकते हैं कि ये एंगल थीटा डैश कम है, ये एंगल थीटा बढ़ता जा रहा है। इस लाइन को देखो, इसका इंक्लिनेशन देखो और इसका इंक्लिनेशन देखो, इंक्लिनेशन बढ़ता जा रहा है तो स्लोप भी बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेट लाइन पे इंक्लिनेशन फिक्स रहता है तो स्लोप फिक्स रहता है, कर्व का स्लोप फिक्स नहीं रहता है, कर्व का स्लोप बदलता जाता है। तो कर्व का स्लोप या तो बढ़ता है या घटता है। ठीक है, कितना है वो tan थीटा निकाल लो, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, टेंजेंट बाई tan थीटा से निकाल लिया। लेकिन बढ़ता है या घटता है ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन जब होती है तो इसमें बढ़ना और घटना नहीं इन्वॉल्व होता है, इसमें होता है कि इस पूरी लाइन का स्लोप फिक्स है। लेकिन जब कर्व आता है तो कर्व में बढ़ना और घटने पर भी ध्यान देना होता है कि कैसे कैसे स्लोप उसका बढ़ रहा है या कैसे कैसे स्लोप उसका घट रहा है। बढ़ना घटना कैसे निकालना है इसको समझते हैं। किसी भी कर्व में हमें क्या क्या दो चीजें फाइंड आउट करनी है, हमें कर्व में दो चीजें फाइंड आउट करनी है कि स्लोप कितना है, स्लोप tan थीटा से निकल जाता है। स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव ये है, ये पता लगा सकते हैं। जैसे क्या यहाँ पे दोनों पे थीटा 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव, वैसे कि थीटा 90 से ज्यादा होता तो स्लोप नेगेटिव हो जाता। ठीक है, तो कर्व में आपको ये समझना है कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये जानने के लिए आप एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। ये कोई भी एक आर्बिट्री कर्व है और इसके बारे में समझते हैं कि क्या क्या कब बढ़ रहा है कब घट रहा है। कभी भी जब कर्व सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, ठीक है, कर्व कभी भी सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, जैसे कोई भी कर्व, तो जहां पर भी लोवेस्ट पॉइंट है यहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते तो ये टेंजेंट हमेशा हॉरिजॉन्टल आती, और टेंजेंट अगर हॉरिजॉन्टल आती तो इन जगहों के स्लोप क्या कह सकते हैं, जीरो कह सकते हैं। तो ये जो है इस पॉइंट का स्लोप कितना है, जीरो है। इस जगह का स्लोप कितना है, ये स्लोप भी जीरो है। यहां का स्लोप कितना है, ये स्लोप भी जीरो है। तो आप याद रखोगे कर्व में जो मैक्सिमम वाले पॉइंट होते हैं या मिनिमम वाले पॉइंट होते हैं, जहां पे कर्व नीचे आ जाता है सबसे या ऊपर चला जाता है, मैक्सिमम मिनिमम हैव स्लोप इज इक्वल टू जीरो। जहां पर भी मैक्सिमम मिनिमम होते हैं उन पॉइंट के स्लोप जीरो होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखी जा सकती है। दूसरा आता है कि स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसका एक तरीका मैं तुम्हें बता देता हूं। मैंने अभी भी ये बताया था स्ट्रेट लाइन में भी कि जो ऊपर की तरफ राइज कर रहा है वो पॉजिटिव है, नीचे की तरफ गिर रहा है वो नेगेटिव है। ऊपर की तरफ राइज करना या नीचे की तरफ गिरना ये हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए हम फील करते हैं। अगर हम लेफ्ट में खड़े हैं और हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो क्या ये कर्व नीचे की तरफ गिर रहा है? अगर ये कर्व नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसका स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, यहां जीरो हो गया। फिर ये कर्व क्या ऊपर की तरफ राइज करने लगा तो इसका स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव। फिर ये कर्व यहाँ पे नीचे की तरफ गिरने लगा, स्लोप नेगेटिव। फिर एक ऊपर की तरफ राइज करने लगा, स्लोप पॉजिटिव। ठीक है, तो सिंपल सा रूल है, जहां पे कर्व गिरेगा वो नेगेटिव है, जहां राइज करेगा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव नीचे गिर रहा है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव ऊपर जा रहा है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव नीचे गिर रहा है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव ऊपर जा रहा है। तो जो भी चीजें नीचे गिर रही हैं, जो फॉल हो रही हैं वो नेगेटिव स्लोप, जो राइज कर रही हैं वो पॉजिटिव स्लोप। ठीक, तो क्या क्या समझा हमने कर्व के बारे में। कर्व का स्लोप निकालने के लिए किसी भी पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना होता है तो स्लोप निकल जाता है। दूसरा कि वो स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है वो कितना है, वो बताने के लिए आपको देखना है कि जहां पे गिर रहा है वो नेगेटिव है, जहां चढ़ रहा है पॉजिटिव, गिर रहा है नेगेटिव, चढ़ रहा है पॉजिटिव। ठीक, और दूसरी बात कि जीरो कहां पर है, जो भी मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है इनमें स्लोप जीरो हो जाता है। एक बात जिसमें कि दिक्कत थोड़ी बहुत आ सकती है वो है कि स्लोप कहां पे बढ़ रहा है और कहां पे घट रहा है। ठीक है, ऐसे तो आपको
टेंजेंट बना के समझना होता है या इंक्लिनेशन से समझना होता है कि इंक्लिनेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक तरीका हम अपनाते हैं, वो तरीका अपनाते हैं कि कोई भी कर्व जहां पे स्लोप 0 होता है उसकी दो साइड्स होती हैं, एक साइड पे स्लोप बढ़ता है, एक साइड पे स्लोप घटता है हमेशा। तो अगर एक साइड घटेगा तो दूसरी साइड बढ़ेगा, और एक साइड बढ़ेगा दूसरी साइड घटेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट एडजेसेंट टू स्लोप 0 will have one side of increasing slope and other side of decreasing slope। ठीक है, एक साइड का स्लोप इंक्रीज करेगा और एक साइड का स्लोप डिक्रीज करेगा। हमको ये पता करना है कि किसका इंक्रीज करेगा और किसका डिक्रीज करेगा। तो तरीका कुछ ऐसे कर सकते हो, मैं कह रहा हूं कोई भी कई मेथड हो सकते हैं, मैं जो समझता हूं जिससे आप आसानी से इस बात को रिलेट कर पाओगे। आपको स्लोप 0 के पॉइंट खोज लेने हैं, ठीक है। मान लो ये 0 का पॉइंट है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड है। जो राइट साइड है उसका स्लोप पॉजिटिव है, जो लेफ्ट साइड है उसका स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। अगर इसका स्लोप पॉजिटिव है तो मान लो मैंने समझने के लिए इसके स्लोप को लिख दिया 1, ठीक है। समझने के लिए स्लोप को 1 रख दिया। पॉजिटिव साइड वाले में नेगेटिव को नहीं टच करना है, हमेशा एक नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा ही जहां 0 है। तो एक नेगेटिव पॉजिटिव में पॉजिटिव वाले को चूज करना है और देखना है कि अगर ये 0 है तो ये 1, क्योंकि पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा ही होगा, 1 हो गया। क्या 0 से 1 बड़ा होता है? 1 बड़ा है 0 से, तो अगर 1 बड़ा है 0 से तो यहां जाते समय स्लोप क्या बढ़ रहा है? क्योंकि 0 से 1 हो गया तो क्या स्लोप बढ़ रहा है, ये कह सकते हैं। और अगर ऐसा कह सकते हैं तो हम यहां पे कहेंगे कि ये जो स्लोप है वो क्या कर रहा है, वो स्लोप इंक्रीज कर रहा है, इसके जस्ट राइट में स्लोप इंक्रीज कर रहा है। और अगर इधर स्लोप इंक्रीज कर रहा है, इधर अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो इधर आप बिना निकाले कहेंगे कि स्लोप डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। फिर से बताता हूं, जो स्लोप 0 का पॉइंट है वो खोज लिया, उसकी एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव है वो ध्यान दे ली। जो साइड पॉजिटिव है उस साइड पर आप किसी भी एक पॉइंट का नाम दे दें स्लोप 1, 0 के जस्ट बगल में एक पॉइंट दे दें स्लोप 1। 0 से 1 बड़ा है, 0 से 1 बड़ा है तो स्लोप क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इधर इंक्रीज हो गया तो इधर डिक्रीज हो जाना चाहिए। इधर आते हैं, ये 0 स्लोप है। अब ऐसा नहीं कि इधर इंक्रीज है तो पूरा इंक्रीज करता रहेगा, ऐसा नहीं। आपको हमेशा हर 0 वाले पॉइंट के लेफ्ट और राइट में खोजना है। यहाँ का स्लोप क्या है, 0 है। अगर इस पॉइंट का स्लोप 0 है तो अब इसकी एक साइड नेगेटिव है एक साइड पॉजिटिव है। कौन सी साइड को देखना है, पॉजिटिव साइड को देखना है। और पॉजिटिव साइड को देखना है तो इस साइड के स्लोप को मैंने वापस क्या मान लिया, 1 मान लिया। क्या 1 0 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा है तो इधर का स्लोप क्या होना चाहिए, डिक्रीज, और इधर का स्लोप डिक्रीज होना चाहिए तो इधर का स्लोप इंक्रीज। मतलब यहां पे स्लोप डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, देख सकते हो ये इंक्रीज किया और फिर ये स्लोप डिक्रीज किया, ठीक। ये कंसीडर कर लिया, ये कंसीडर कर लिया। अब इस वाले पॉइंट पे आते हैं, ये 0 है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, किसको कंसीडर करना है, पॉजिटिव वाले को क्या मान लेना है, उसके स्लोप को मान लेना है 1। और अगर ये 1 है तो 0 से 1 क्या बड़ा होता है, 0 से 1 अगर बड़ा होता है मतलब यहाँ पे स्लोप क्या किया, इंक्रीज किया। यहाँ इंक्रीज किया तो यहाँ पे क्या किया होगा, डिक्रीज किया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्लोप कहाँ कहाँ पे 0 है वो पता हमको पहले से है। पॉजिटिव नेगेटिव, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव हो गया। इंक्रीज डिक्रीज में जहां जहां पे 0 है उन 0 वाले पॉइंट के लेफ्ट और राइट को कंसीडर करना है। जो पॉजिटिव साइड है उसमें स्लोप 1 लिख देना है। 0 से 1 बढ़ गया, स्लोप इंक्रीज हो गया। इधर इंक्रीज है तो इधर डिक्रीज है, ठीक है। उसी तरीके से अगर इधर इंक्रीज आया था तो इधर डिक्रीज आया था, और इधर अगर इधर डिक्रीज है तो इधर इंक्रीज है। तो एक साइड डिक्रीज और एक साइड इंक्रीज से हम स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक। मैं एक और एग्जांपल देता हूं इसके ऊपर, इंक्रीज और डिक्रीज के ऊपर समझने के लिए। एक्स वाई, ठीक है, ये कोई कर्व है। एक्चुअली साइन थीटा का ही ग्राफ है, इसी को समझते हैं।
हम पॉइंट्स का नाम देते हैं ओ, इसको ए, ये बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। ठीक है, क्या क्या पता करना है? स्लोप पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव। तो अगर हम बात करते हैं कि किन जगहों के स्लोप पॉजिटिव हैं और किन जगहों के स्लोप नेगेटिव हैं, तो वो पता करने का क्या तरीका है? ऊपर जाने का मतलब पॉजिटिव, नीचे आने का मतलब नेगेटिव, ऊपर जाने का मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है? ओ से ए तक। ए इंक्लूड नहीं है, ए का जीरो है क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, ओ से ए तक हम कहेंगे पॉजिटिव है। फिर कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव है? ए से बी नेगेटिव, ए से बी नेगेटिव, बी से सी भी नेगेटिव क्योंकि कर्व नीचे आ रहा है, सी से डी, डी फिर से पॉजिटिव क्योंकि कर्व ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव का डिसीजन। स्लोप जीरो कहाँ कहाँ पर है? तो स्लोप जीरो वहां पर होते हैं जो हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट होते हैं। कौन सा हाईएस्ट पॉइंट? ए। कौन सा लोवेस्ट पॉइंट? सी। तो ए एंड सी यहाँ के स्लोप जीरो हो गए। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज या डिक्रीज पता करना। इंक्रीज या डिक्रीज पता करने में हमको पॉजिटिव नेगेटिव तो हमने पता कर ही लिया था। क्या पता किया था? कर्व ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव स्लोप, कर्व नीचे आ रहा है तो नेगेटिव स्लोप, कर्व नीचे आ रहा है तो नेगेटिव स्लोप, कर्व ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव स्लोप। ठीक, फिर हमें इंक्रीज डिक्रीज कैसे पता करना होता है? जहां पे स्लोप जीरो है उन पॉइंट्स को देखना है। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट को पहले देखते हैं और उसको देखेंगे जहां पॉजिटिव साइड है। पॉजिटिव साइड का मतलब जहां पॉजिटिव साइड है उसको हम नाम दे देंगे स्लोप इज इक्वल टू 1। नाम दे दिया। 1 बड़ा है, 0 छोटा है। 1 बड़ा है, 0 छोटा है, तो इधर जाते समय स्लोप क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ओ से ए तक स्लोप जो है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसको 1 माना, ये 0 है, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होता है, तो 1 से 0 कम होता जा रहा है, तो स्लोप यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। इधर डिक्रीज कर रहा है तो इधर इंक्रीज। ठीक, तो हम ए से बी कह सकते हैं कि ए से बी स्लोप क्या रहा होगा? ए से बी स्लोप इंक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि एक साइड अगर डिक्रीज मानी है तो दूसरी साइड को इंक्रीज मानना ही मानना है। इधर आते हैं, ये लोवेस्ट पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है, यहाँ का स्लोप 0। नेगेटिव पॉजिटिव में पॉजिटिव साइड को कंसीडर करेंगे, इस साइड के स्लोप को हम 1 मान लेंगे। और 1 अगर मानते हैं तो 0 से 1 बड़ा है, 0 से 1 बड़ा है तो ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो मतलब स्लोप इंक्रीज कर रहा है, और स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो सी से डी क्या कहा जा सकता है? स्लोप क्या किया है? इंक्रीज। और अगर सी से डी इंक्रीज किया है, इधर वाली साइड इंक्रीजिंग है, इधर वाली साइड डिक्रीजिंग है, डी से सी स्लोप क्या करता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, फिजिक्स में हम अगर इतना समझ जाएं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे निकालना है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे निकालना है, तो हमारे क्वेश्चन इतने में ही हो जाते हैं। इससे ज़्यादा हमें फिजिक्स में ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये हो गया स्लोप का पार्ट, जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन का स्लोप और कर्व स्लोप, इन दोनों के स्लोप के बारे में पढ़ा। ठीक है, ग्राफ में हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, या कोई भी दो वेरिएबल से जो ग्राफ बनाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी ग्राफ जब बनता है तो वो सही है या गलत है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो जैसे एक ग्राफ हम बना रहे हैं, ये मान लो डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूं, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम, टाइम टी है। तो अगर ये ग्राफ मान लो मैंने इस तरीके का बना दिया, तो ये ग्राफ सही है या गलत है, ये पता करने के लिए आप इस बात को समझें कि पार्टिकल एक समय पर एक ही जगह पर हो सकता है, एक समय पर उसकी दो जगह पर नहीं हो सकता। तो अगर आप कोई भी ये टाइम देखें तो इस टाइम पर ये बता रहा है कि जब ये टाइम इतना था तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये भी था, और जब टाइम इतना था तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये भी था। तो एक सिंगल टाइम पे पार्टिकल दो जगहों पर नहीं हो सकता। तो ये ग्राफ कैसा है? ये ग्राफ इनकरेक्ट है, ये ग्राफ रॉन्ग है, क्योंकि एक समय पर दो जगहों पर नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा एक ग्राफ और बनाते हैं। यही ग्राफ, यही चीज वेलोसिटी के लिए भी एप्लीकेबल है कि अगर हम इस ग्राफ को इस तरीके से, या पूरा हम इस तरह से नहीं बनाते, हम सिर्फ इस तरीके से बना देते, तो ये भी ग्राफ इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि एक ही समय पर पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज नहीं हो सकती। एक वेलोसिटी v1 और दूसरी वेलोसिटी v2, एक समय पर दो वेलोसिटी होना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये ग्राफ भी इनकरेक्ट बना हुआ है। ठीक है,
और क्या हो सकता है, ये v वेलोसिटी है या स्पीड है, ठीक है। ये टाइम है और ये मान लो हमको दिया हुआ है डिस्टेंस। ध्यान देना ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्टेंस। अगर ग्राफ इस तरीके का बना हुआ है तो इस ग्राफ में गलती क्या है? गलती ये है कि डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता। आप अगर चलते जा रहे हैं, आप 5 मीटर आगे गए फिर 5 मीटर लौट आए, तो ऐसा नहीं कि आपने जीरो डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस हमेशा बढ़ता जाता है, डिस्टेंस का ग्राफ हमेशा ऊपर चढ़ता जाता है। डिस्टेंस का ग्राफ कभी नीचे गिर ही नहीं सकता। हॉरिजॉन्टल हो सकता है कि वो कुछ चल ही नहीं रहा है, लेकिन डिस्टेंस का ग्राफ कभी नीचे नहीं गिर सकता। तो ये ग्राफ कैसा है? इनकरेक्ट, बिकॉज क्यों? डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, ठीक है। डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं कर सकता, इसलिए ग्राफ भी इनकरेक्ट। ये चीज और किसके लिए भी एप्लीकेबल है? स्पीड के लिए भी। स्पीड नहीं, सॉरी, स्पीड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि स्पीड क्या हो सकती है? स्पीड घट सकती है, डिस्टेंस नहीं घट सकता। 5 मीटर गए, 5 मीटर आए, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर/आवर, फिर 20 किलोमीटर, स्पीड घट सकती है, तो सिर्फ डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल। दूसरा ग्राफ है, मान लो स्पीड और टाइम का। ये ग्राफ में स्पीड आप देख सकते हैं घटती जा रही है, ठीक है, लेकिन तब भी ये ग्राफ इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि मैंने बताया कि जितनी स्केलर क्वांटिटीज हैं वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती हैं, चाहे वो स्पीड हो, डिस्टेंस हो, टाइम हो। जैसे ही ये ग्राफ इस पॉइंट के नीचे आया, ये बता रहा है कि जो स्पीड हो गई है वो नेगेटिव हो गई है, तो ये ग्राफ इनकरेक्ट कहा जाएगा। यहां तक होता तो ठीक होता, स्पीड घट सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। इनकरेक्ट बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। उसी तरीके से टाइम भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर हमने ये ग्राफ बनाया है, मान लो स्पीड और टाइम के बीच में, और ये ग्राफ इस तरीके से बनाया गया है, तो ठीक है, स्पीड बढ़ रही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पर जैसे ही ऑरिजिन के लेफ्ट में आओगे, क्या ये बता रहा है कि टाइम यहाँ पे नेगेटिव हो गया है? और टाइम नेगेटिव हो गया है तो इसको भी लिख सकते हैं, ये ग्राफ इनकरेक्ट है बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि ग्राफ करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये पता लगाने के लिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि पार्टिकल एक समय पे एक ही जगह हो सकता है। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, और डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक है। अच्छा, अब इन बेसिक बातों को समझने के बाद हम जब ग्राफ बनाते हैं तो डिफरेंट तरीके के ग्राफ हमको यूज करने होते हैं। अब उन ग्राफ को यूज करने के लिए कुछ और बातें हैं, उसका मैं ध्यान रखना है। और ग्राफ बनाते समय ये याद ध्यान रखना है कि जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, सॉरी उल्टा लिख दिया, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आपने डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाया तो स्लोप और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ठीक है। मतलब आपने अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाया है तो स्लोप हमको निकालना आता है, चाहे कर्व हो या स्ट्रेट लाइन हो, और जो भी स्लोप आएगा वो उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। उसी तरीके से स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या दे देगा? स्पीड दे देगा, ठीक है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जो ग्राफ होगा वेलोसिटी टाइम का, इसका स्लोप देगा एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी टाइम के ग्राफ का एक्सेलरेशन देगा। तो बेसिकली हम पहले और तीसरे को बहुत यूज करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ होगा तो उसका स्लोप वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होगा तो उसका स्लोप एक्सेलरेशन देगा।
बाकी आगे बढ़ते हुए हमें और कोई भी ग्राफ दिखेंगे तो मैं उनके बारे में बताऊंगा कि उनके ग्राफ का स्लोप क्या देता है, ठीक है। लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हम कोई ग्राफ बनाते हैं बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और टाइम, और मान लो ग्राफ इस तरीके से, अगर ये एंगल थीटा है, इसका मतलब ये बता रहा है कि जो इसका स्लोप है वो कितना है, tan थीटा, और जो इसका स्लोप है वही उस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, ठीक है। क्या स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहता है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। क्या स्लोप पॉजिटिव है, थीटा 90 से कम है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। तो ग्राफ देख के आप ये बता सकते हो कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बता सकते हैं कि वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। उसी तरीके से अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता तो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होगा, इसका जो स्लोप होगा वो क्या दे देगा, एक्सेलरेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसका स्लोप है जो tan थीटा है, इसकी वैल्यू एक्सीलरेशन के बराबर है। तो जितना इसका स्लोप है वो tan थीटा है और tan थीटा एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इन दो बातों का हमें ध्यान रखना है जब भी हम किसी ग्राफ को बनाएंगे। अच्छा, अब आते हैं कि डिफरेंट टाइप के मोशन के लिए ग्राफ कैसे बनने हैं। तो अगर मोशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी कैसी हो, कांस्टेंट हो, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आता है तभी एक्सेलरेशन होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाते हैं, याद रखना हम एस को हमेशा डिस्प्लेसमेंट कह देंगे अब से, जब तक मैं डिस्टेंस नहीं कहूंगा एस हमेशा डिस्टेंस होगा। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ कैसा बन सकता है। अगर ये ग्राफ इस तरीके से बनाया गया है, या इस तरीके से बनाया गया है, या इस तरीके से बनाया गया है, आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो तीनों का इंक्लिनेशन जो है ये बराबर है, ठीक है। सबका इंक्लिनेशन बराबर है, और सबका इंक्लिनेशन अगर बराबर है तो इस इंक्लिनेशन को हम कहेंगे वेलोसिटी, और हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो कैसी है, tan थीटा, और क्या स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ होगा उसमें स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। हाँ, ऐसा जरूर है कि ये स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे वैसे ही हो सकता है कि मैं स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ बना दूं, ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन बना दूं। अगर ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन बन जाएगी तब भी ये कांस्टेंट वेलोसिटी को ही बता रहा है, लेकिन ये लाइन क्योंकि नीचे की तरफ गिर रही है इसलिए इसका स्लोप नेगेटिव होगा। और नेगेटिव स्लोप हम कैसे निकालते थे, ये वाला एंगल कंसीडर करते थे, अगर ये एंगल थीटा है इस जगह से निकालना इधर से होता था, बट हम इधर से निकालते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है ये माइनस ऑफ tan थीटा के बराबर है और ये कांस्टेंट है। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी को बता रहा होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ किसके हो गए, ये ग्राफ हो गए डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में। दूसरा ग्राफ बनाते हैं और हम ये बनाते हैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में। अगर ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में है और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी वाई एक्सिस में है और ये कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ या तो ऐसा बनेगा कांस्टेंट, या ऐसा बनेगा, या ऐसा बनेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बननी चाहिए, ठीक है। तो ये वेलोसिटी टाइम हो गया। और अगर हमें बनाना है एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में, तो एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं तो a और t के बीच में आपको ये समझना है कि वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन जीरो होता है, और अगर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो ये लाइन जीरो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है।
तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होता है लेकिन हॉरिजॉन्टल होता है, एक्सेलरेशन टाइम में एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होता है। ठीक है, दूसरे पार्ट में आते हैं और इसमें हम सीखते हैं ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन होता तो है लेकिन ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये चेंज होता जाता है, चेंज नहीं होता, कांस्टेंट होता है। तो उस केस में जब हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो आपको दो केसेस याद रखने हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है +3 या नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे ग्रेविटी में -10। इसमें बनता है पैराबोला। अब ये पैराबोला जो बनता है ये ऊपर की तरफ भी ओपनिंग रख सकता है, नीचे की तरफ भी ओपनिंग रख सकता है। ठीक है, अगर ये एक्सेलरेशन 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो ये पैराबोला ऊपर की तरफ खुला होता है, और वहीं अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ये पैराबोला नीचे की तरफ खुला होता है। तो पैराबोला किस तरफ खुला है ये डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन बनेगा कैसा? डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनेगा पैराबोला। स्टार्टिंग कहीं से हो सकता है कि यहां से स्टार्ट करके ऐसा चला जाए, या यहां से स्टार्ट करके ऐसा चला जाए, या ऐसा चला जाए, कहीं से भी स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है, लेकिन शेप उसका इसी तरीके से दिखेगा। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम। जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर ग्राफ बनाने होंगे तो वो इसी तरीके का शेप आएगा, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। ठीक है, ओके। डिस्प्लेसमेंट टाइम के बाद वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। वेलोसिटी में एक्सेलरेशन के होने की वजह से वेलोसिटी में चेंज आएगा। ठीक है, अब या तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी। मैंने कुछ देर पहले यह भी बताया था कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का जो स्लोप होता है, इसके ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का स्लोप भी कांस्टेंट है। और कांस्टेंट स्लोप किसका होता है? स्ट्रेट लाइन। मतलब जब इसमें हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, ये तीनों ही ग्राफ आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन के हैं, तीनों ही स्ट्रेट लाइन बनी है। और क्या तीनों स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ राइज कर रही है? तीनों ही स्ट्रेट लाइन के एंगल अगर थीटा है तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन tan थीटा के बराबर है, और ये स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर जा रहे हैं तो स्लोप पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन tan थीटा के बराबर है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है क्योंकि स्ट्रेट लाइन के स्लोप कांस्टेंट होते हैं। इन तीनों में बस अंतर ये है, ये बताता है कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये वेलोसिटी की लाइन है। ये बताता है कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, और ये बताता है पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है। मतलब पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हो तो पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, ड्रॉप कर रहे हो 0 इनिशियल वेलोसिटी, नीचे की तरफ फेंक रहे हो नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इन तीनों ग्राफ में हमें समझना है वेलोसिटी टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यही ग्राफ वेलोसिटी टाइम में इस तरीके से भी बन सकते थे, इस तरीके से। बस इसमें अंतर ये होता कि ये तीनों जो स्ट्रेट लाइन हमने बनाई है ये तीनों नीचे की तरफ गिर रही हैं, और नीचे की तरफ गिरती हुई लाइन के स्लोप नेगेटिव होते हैं। कैसे निकालते थे? जो भी नेगेटिव स्लोप होते थे उसका इधर से एंगल लेते थे। अगर ये एंगल थीटा है तो हम क्या ये कह सकते हैं कि इन स्ट्रेट लाइन के स्लोप कितने हैं? -tan थीटा। और जो स्लोप है वही क्या है? उसका एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन जो -tan थीटा है, ये स्लोप हमेशा कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। तो तीनों लाइन बता रही हैं, तीनों के सेम इंक्लिनेशन है। पैरेलल लाइन का मतलब सेम इंक्लिनेशन होता है। तीनों के एक्सेलरेशन नेगेटिव है और -tan थीटा के बराबर है। क्या अंतर है? यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है, पार्टिकल को ऊपर फेंकेंगे पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, ड्रॉप कर देंगे 0 इनिशियल वेलोसिटी,
नीचे आएगा नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव। और क्या नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस है? ये याद रखना, ये ग्राफ मोशन अंडर ग्रेविटी में यूज होता है। तो जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी में हमें वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाना होगा तो मोशन अंडर ग्रेविटी में वेलोसिटी टाइम का ग्राफ इसी तरीके का दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से कुछ जनरल केसेस मैंने आपको बताए कि कैसे आपको ग्राफ किसी भी चीज का बनाना है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट टाइम का हो या वेलोसिटी टाइम का हो या एक्सेलरेशन टाइम का हो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना